अब हम लोग फिजिक्स के अगले पोर्शन में आएंगे और इसमें हम लोग अब भौतिक राशियों को जो भी समझ लिया, बल, ऊर्जा, गति को जान लिया। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है, थोड़ा गति का ही थोड़ा बचा है, उसको चर्चा कर लेते हैं। एक सरल लोलक से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है बेटा, ठीक है। सरल लोलक पे आधारित प्रश्न आता है। सरल लोलक क्या है? तो सरल लोलक 1 मीटर लंबाई से बधी हुई कोई स्वतंत्र पूर्वक लटकती हुई कोई एक बॉल या फिर कोई भी ऐसा पिंड जो 1 मीटर केबल से स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो और उसको एक निश्चित दूरी तक ले जा करके अगर उसे हम छोड़ देते हैं तो वह सरल आवर्त गति करने लगता है। कैसी गति करने लगता है? तो सरल लोलक कुछ नहीं है, दृढ़ता से किसी एक सरफेस के ऊपर से दृढ़ता से लटका हुआ एक क्या है, गोला है जो 1 मीटर वायर से लटका हुआ है या फिर एक धागे से लटका हुआ है। इसको एग्जाम्पल करके भी अगर देखो तो एक धागे में एक बॉल को लटका देना और उसको एक निश्चित दूरी तक खींचना और फिर उसको छोड़ना। जैसे देखे होगा हम लोग एक मॉडल बनाए थे सरल लोलक का, तो उसको जब छोड़ोगे तो यहां से ला के जब छोड़ोगे ऐसे आएगा और फिर जाएगा, तो इस गति को ही कहा जाता है क्या? ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, सरल आवर्त गति। क्या कहा जाएगा बेटा? सरल आवर्त गति कहा जाएगा। तो याद रखना सरल लोलक की गति कैसी है? सरल आवर्त गति है। क्या करता रहता है? ऐसे दोलन करते रहता है, ठीक है ना। आवर्त काल मस्ट पूछा जाता है इसका कि एक सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है वह कितना होता है? कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अगर एक निश्चित दूरी तक इसको छोड़ा गया तो पुनः उसी बिंदु तक, लगभग उसी बिंदु को, थोड़ा तो लॉस होगा ही, लेकिन एक को मैंने यहां छोड़ा और ये फिर यहां तक गया, जितना दूरी यहां से होगा उतना दूरी, जैसे झूला देखो ना, जितना आगे जाएगा उतना पीछे भी जाएगा। तो याद रखना जहां ले जाके छोड़ेंगे उतनी ही दूरी यह आगे जाके क्या करेगा? सफर करेगा और पुनः वह क्या होगा? उस दूरी से पुनः वह अपने प्रारंभिक अवस्था पर आएगा। तो जहां से छोड़ा था और वहीं पर आने में उस पिंड को 2 सेकंड का समय लगेगा। तुम लोग ट्राई कर लेना, एकदम 2 सेकंड लगेगा। घड़ी देखते ना, टिक टिक, 2 सेकंड लगेगा, आ जाएगा, फट से आ जाएगा, ठीक है ना। तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट बहुत बड़ा समय हो गया। 2 सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी लटका दो तो यहां से छोड़ोगे तो 2 मिनट लग जाएगा आने में जी, 2 सेकंड। क्या? तो सरल लोलक का आवर्तकाल ये होता है। सरल लोलक आवर्तकाल की गति ये होती है। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। सरल लोलक आवर्तकाल निकालने का जो सूत्र है T = 2 पाई √L/g। जी गुरुत्वीय त्वरण और L क्या है? उसका लेंथ है। ये 2 आता है, ये आपसे हालांकि नहीं पूछेगा, ये जरूर दोनों पूछेगा। अब आइए आवर्तकाल यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय, किसी भी पिंड द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय, उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। समझ में आया? एक दोलन यहां से गया और पुनः मतलब एक पूरा साइकिल पूरा कर लिया तो क्या कहलाया? एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल का सूत्र T = 2 पाई √L/g। अब आइए आवृत्ति को समझ लेते हैं। हालांकि आवृत्ति को हम आगे भी देखा जाएगा, लेकिन परिभाषा समझ लो। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसका क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। जैसे मान लो चिमटा देखे हो, तो चिमटा का जो पतला वाला हिस्सा होता है कभी पकड़ के खुद तेज खींचना, छोड़ देना, करेगा, करता है ऐसे ऐसे करता है ना। तो ये क्या कर रहा है? कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है वह उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? कोई भी ध्वनि हम सुन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही क्या उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसी आवृत्ति, जैसे डीजे बज रहा है, बहुत तेज बजा रहा है, यानी कि आवृत्ति बढ़ा दिया। अब क्या कर रहा है? इतना तेज बजा दिया है कि जो धूलकण उस सोर्स के और हमारे श्रोता के बीच में जितने भी धूलकण हैं वो इतनी तेजी से हमारे कान में आके टकरा रहे हैं। और कान में हम पढ़ा दिए हैं, ड्रम होता है, ईयर ड्रम होता है, और कान में इतनी तेजी से ध्वनि आ रही है कि हमारे ईयर ड्रम में दिक्कत हो रही है, कान का पर्दा फट सकता है, तो बहुत तेज ध्वनि सुननी नहीं है। तो क्या हो रहा है? वो कण आके हमारे कानों में टकरा रहा है। वो कण कैसी गति कर रहा है ये समझते हैं। हमको मेरी आवाज आपको क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि हमारे बीच क्या है? निर्वात नहीं है। निर्वात मतलब जहां पर वायु, जहां पे वायुमंडल ही नहीं है। चंद्रमा पे चले जाओ, कितना भी बोलो सुनाई नहीं देगा, बहुत कम। अगर शीशे के कमरे में तुम्हें बंद कर दें, बोलो तो बाहर वाला सुन लेगा नहीं। वो क्या हो गया? निर्वात हो गया। वहां पर कोई वात नहीं है। वात मतलब समझते हो ना? वात मतलब हवा, वात मतलब, और निर्वात मतलब वायु नहीं है, मतलब एकदम खत्म कर दिया गया। तो क्या होगा? कोई सुनाई देगा? कह देगा निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी? कुछ नहीं, हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना? निर्वात। प्रकाश की चाल पूछी जाती है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल जब पूछी जाती है तो आपको देख लिया है, समझ में आ गया बेटा। तो आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु
और कंपन कर रही है तो वह ध्वनि जनरेट कर रही है, ध्वनि जनरेट कर रही है तो कैसे आ रही है वो अगले स्लाइड में समझते हैं। समझ में आ गया बेटा? आवृत्ति का मात्रक समझ लो। आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, ये पूछा जाता है, हम लोग पहले ही कक्षा में पढ़ चुके थे। आवृत्ति, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, और आवृत्ति में संबंध भी होता है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मतलब क्या है? आवृत्ति 1 आवर्तकाल, याद रखना ये फार्मूला, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल या आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति। समझ आ गया ना? अब आते हैं तरंग के बारे में, मस्ट इंपॉर्टेंट तरंग के बारे में पढ़ते हैं। वेव क्या होते हैं? तो वेव दो तरह के होता है, एक यांत्रिक तरंग और एक दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। दूसरा क्या होता है? अयांत्रिक तरंग या वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब आते हैं यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया, बस ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं, डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है, क्या पूछा जाएगा बस उस पर चर्चा करते हैं। तरंग कितने प्रकार की है? यांत्रिक और अयांत्रिक या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसे याद करो, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना? अब आ जाओ यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को समझ लीजिए, ये तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस द्रव गैस में संचारित होती हैं। यांत्रिक तरंगे हर माध्यम में संचारित होंगी, ठीक है ना? मतलब उसके लिए माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। समझ में आ गया? जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, उन तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है, और जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन तरंगों को क्या कहा गया है? हालांकि नहीं, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना? याद रखें, माध्यम से संचारित होते हैं और ये दो तरह से बांटी गई है, तो समझ लो यांत्रिक तरंग समझ में आ गया, ठोस द्रव गैस में संचारित होगा, और यह दो तरह का है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अब देखो ट्रिक याद करने का, तुमसे पूछा जाएगा ध्वनि कैसी तरंग है, तो देखो ध इसमें आधा है ना बेटा, है ना? ध्वनि में आधा, और इन दोनों में देखो आधा ध कहां है? यहां है ना, तो अनुदैर्ध्य मार देना। समझ में आया? अब देखो कहा जाएगा प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश में देखो क्या है? प्र है ना, इन दोनों में देखो प्र कहां है? प्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है। ट्रिक समझ में आ गया? पक्का है, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ समझ में आया? हम तो बता दिए बस तुक्का मारने का तरीका, लेकिन अब आते हैं अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या होता है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। अब आते हैं अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग की गति की दिशा कण के कंपन की दिशा के समांतर या उसी के साथ चलती है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं और मैंने बता दिया कि ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, हमारे बीच में कण है, हवा में तैर रहे हैं, दिखते नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपके कान तक कैसे जा रही है? ऐसे ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे ऐसे जा रही है। ऐसे ये टकराया, इसे ये टकराया, इसे ये टकराया, इसे ये टकराया, इसे ये टकराया, एक दूसरे से ये टकरा के ये मेरे ऊर्जा को, मेरे साउंड की ऊर्जा को तुम्हारे कानों तक ले गई। कहां तक ले गई? मैं बोला और मेरी ऊर्जा को तुम्हारी कान तक कौन ले गया? इस ध्वनि ने इसको स्थानांतरित किया। ऊर्जा का कभी लॉस नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो मैं बोल रहा हूं मेरी ऊर्जा कहीं लॉस नहीं होगी। यह कौन ले जा रहा है? कण ले जा रहा है। ये कण इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, और धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। मान लो तुम्हें 100 रुपया दिया तो तुम कहोगे 10 रुपया रख लेते नहीं, 90 रुपया देते नहीं, फिर कहो अच्छा 90 मिल रहा, चलो 10 रख लेते नहीं, 80 देते नहीं, फिर 80 मिल रहा, चलो 70 रख लेते नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके क्या हुआ? 100 दिए थे लेकिन पहुंचा 10, अब उसके बाद हो गया 0, मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा। सर कितना नहीं सुनाई दे रहा है, समझ आया? तो तुम ज्यादा तेज सुनोगी, वो कम सुनेगा। क्यों? क्योंकि जो कण ऊर्जा ले जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा चुरा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? तो दूर का नहीं सुनाई देगा, है ना? समझ आया? तो समझ में आ गया? कण की दिशा में जो तरंग गति करते हैं, कण के एकदम समानांतर गति करते हैं, वह अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ध्वनि अनुदैर्ध्य। तुम याद रखना, क्या एग्जांपल ये था, मैं बोल रहा हूं तुम सुन रही हो, तो यहां कण था, ये इसको मारा, कैरम खेलो ना, ये इसको मारा, उसको मारा, इसको मारा, उसको मारा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समझ आया? ऐसे 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 जा रहा है और तुम मेरा आवाज सुन रही हो। लेकिन आते हैं दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। यहां पर क्या होता है, कैसे समझोगे अनुप्रस्थ तरंग को? सिंपल, अनुप्रस्थ प्रकाश है। क्या है बेटा? अब इसमें भी तो कण है ना, और यहां पे तुम हो, प्रकाश को महसूस करना है, तो क्या होगा? ये कण है, जो भी ये प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश कण तो इधर गति करते हैं। हवा तो ऐसे चलती है ना कि ऊपर नीचे चलती है? नहीं नो, ऐसे ऐसे चलती हवा, तो कण तो ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो प्रकाश क्या करेगा? प्रकाश दो तरह का होता है, एक कण भी है, डबल नेचर है प्रकाश का, आइंस्टीन को मिला था। प्रकाश का डबल नेचर है, पढ़ेंगे प्रकाश की में, ठीक है ना? तो क्या हुआ? ये कण ने इसको दिया ऊर्जा, अब ये कण क्या किया? दूसरे को नहीं दे सकता, क्योंकि प्रकाश सीधे किसको देगा? और नीचे वाले को देगा। क्या करेगा? अब ये जब इसको मारेगा तो ये ऊपर नीचे गति करेगा ना, ऊपर नीचे गति करेगा तो ये ऊपर नीचे गति करेगा, ये ऊपर नीचे करेगा तो ये ऊपर नीचे करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? कण लंबवत गति करने लगते हैं। तरंग की गति कैसे गति करने लगती है? कण की दिशा के
क्या करने लगते हैं? लंबवत गति जब करने लगेगा प्रकाश की तरंग क्या करने लगेगी? कण के समांतर नहीं, लंबवत गति जब करने लगती है तरंग, ऐसे 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 ऐसे, और प्रकाश ऊपर है। यहां प्रकाश का मतलब टार्च नहीं जी, प्रकाश का मतलब सूर्य। सिंपल याद करने का तरीका, ऊपर से आएगा ये मारेगा, ये मारेगा, यानी ये क्या हुआ? ये लंबवत है। ये क्या है? ये लंबवत कही जाती है। और इसे क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल या समांतर। क्या कहते हैं? समांतर या फिर हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज। और इसको क्या कहते हैं? लंबवत। क्या कहते हैं बेटा? लंबवत, ऊपर से नीचे की तरफ। तो लंबवत गति करती है प्रकाश, तो उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। देखो ये लंबवत कर रहा है ना, ये लंबवत कर रहा है, तो समझ में आ गया। अब आते हैं, हमने कहा कि जो आपके सिलेबस में है प्रकाश है, प्रकाश अब पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग कण की दिशा में गति करते हैं, कण के समानांतर गति करते हैं। तो इस तरह की एक तरंग पढ़नी है, वह तरंग है क्या? ध्वनि तरंग। क्या है बेटा? साउंड वेव। साउंड वेव किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग है। और ये आपसे पूछा जाता है, ध्वनि तरंग आवृत्ति के आधार पे, ध्वनि के आवृत्ति के आधार पे, क्षमता के आधार पे उसकी तरंग, ध्वनि तरंग को 3 भागों में बांटा गया है। आश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। ठीक है। आश्रव्य तरंग, इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। क्या होती है बेटा? इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। इस आश्रव्य तरंग की 20 हर्ट्ज से कम, आवृत्ति का मात्रक समझिए हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहा जाता है? आश्रव्य तरंग। क्या कहा जाता है? आश्रव्य तरंग कहा जाता है। इन तरंगों को मानव नहीं सुन सकते, मानव नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जीवों के अंदर यह क्षमता होती है कि वो लोग इतनी मध्यम ध्वनि को भी तुरंत, प्रकृति ने ऐसा बनाया है। क्यों? उनकी सुरक्षा जरूरी है। और किसकी सुरक्षा? मान लो बहुत बड़ी गाड़ी है, आ रही है, तो उसको तुरंत रास्ता मोड़ने में कठिनाई होगी ना, इसीलिए उनको तुरंत सुनाई देना चाहिए, ताकि दूर से भांप जाए कि दूर खड़ा बहुत खतरा है, वो पहले से अपना शरीर मोड़ ले। तो बताओ सबसे विशाल शरीर किसका है? व्हेल मछली का। किसका है ना? तो व्हेल मछली जो होती है, हाथी, गैंडा आदि, ये सभी जीव आश्रव्य ध्वनियों को भी सुन लेते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि इनका संरक्षण बहुत जरूरी, और ये इतनी बड़ी है कि इनका मोड़ना भी इतना आसान। तुरंत मोड़ देता तो पलट जाएंगे सब ना। गाड़ी, बड़ी गाड़ी अगर तुरंत मोड़ देगी तो क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। इसीलिए क्या है, इनको प्रकृति ने ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि वो मध्यम ध्वनि की भी आवाज को क्या कर लेंगे? सुन लेंगे। श्रव्य तरंग जिसे मनुष्य सुन पाता है, हमारी सुनने के आधार पर ही बांटा गया है। श्रव्य माने सुन सकते हैं, अश्रव्य माने नहीं सुन सकते हैं, पराश्रव्य माने भैया ना 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 मत सुनाओ नहीं तो चल जाए। तो श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितना बेटा आता है? श्रव्य तरंगों का परास कितना होता है? आवृत्ति का परास रेंज तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो आश्रव्य का 20 हर्ट्ज से नीचे, इसको मानव सुन सकते हैं। ठीक है ना। पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या बेटा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जा सकता है। इसे मानव नहीं सुन सकता, उसके कान का ड्रम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बंदर, डॉल्फिन, तेंदुआ इसे सुन सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बड़े बहुत तेज ध्वनि सुनते हैं। ठीक है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अयांत्रिक तरंग, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ध्वनि तरंगे 3 तरह की हैं। तरंग दैर्घ्य समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग कुछ समझते हैं तरंग की गति कैसे होती है। तो तरंग मान लो किसी माध्यम में, किसी बिंदु पर, जैसे पानी था, पानी में क्या किया? बुड़ुक से कुछ गिराया, कुछ पत्थर फेंकते हो। जब पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है? देखते हो कि पानी में ऐसे तरंगे चलने लगती हैं, चलने लगती हैं। यहाँ पानी गिराया तो ऐसे ऐसे चलने लगती है चारों तरफ। तो किसी बिंदु पर विक्षोभ जब पैदा होता है तो तरंगे कैसे गति करती हैं? ऐसे आगे की तरफ तरंग कलाएं इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग कलाएं कहा जाता है। कला बिखेरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं और इस तरह से हमें कुछ संरचना मिलती है। यही है क्या? ऐसे। ठीक है ना बेटा। अब देखो इसमें जान लेना, तरंग का सबसे जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा, मतलब वह दूरी प्राप्त करता है, ऊंचाई प्राप्त करता है, तो उस अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आयाम। तरंग का इस ऊंचाई को आयाम कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। अब देखो तरंग जब ऐसे चलती है तो इस तरंग में जो ऊपर दिखाई देता है उसे श्रृंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंग या श्रृंग कहा जाता है। और जो नीचे होता है उसे क्या कहा जाता है? गर्त। क्या कहा जाता है? गर्त। याद रखना। अब देखो 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कोई खूब तेज से ध्वनि सुनाया तो क्या होगा?
उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होगी। उसकी आवृत्ति क्या होगी बेटा? बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और क्या होगा? ऐसे बढ़ेगा। मतलब 1 सेकेंड में आवृत्ति मतलब समझते हो ना? 1 सेकेंड में वह एक साइकिल कितना पूरा कर लेता है। मतलब क्या? आवृत्ति मतलब क्या? ये आवृत्ति मतलब क्या? ये 1 सेकेंड में। और फिर ये क्या? फिर ये 1 सेकेंड में एक साइकिल पूरा करने में, तरंग के एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उस तरंग की आवृत्ति कही जाती है। अब बताओ, अगर बहुत तेज बोलोगे तो क्या होगा? एक साइकिल तो झट से ना पूरा कर लेगा। क्या कर लेगा? फटा फटा। क्या कर लेगा? फटा। अब धीरे से बोलोगे तो क्या करेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है? तो क्या होता है, जो सोर्स ज्यादा ध्वनि करते हैं उनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। और जब देखो, जब आवृत्ति बहुत ज्यादा है तो क्या है, अब मान लो झटाझट फट जाएगा एकदम, तो क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य भी। तो तरंगदैर्घ्य क्या? दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंगों गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग का तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं। और ये भी देख रहा हो तरंगदैर्घ्य क्या है? दूरी है। इसका भी मात्रक क्या है? मीटर में आएगा ना, लेकिन इसको मीटर नहीं, एंगस्ट्राम कहा जाता है। लिख लो, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्राम। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्राम। ए पर पावर 0 दिखाया जाता है। और 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्राम। 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्राम। 1 मीटर बराबर 10 टू माइनस 15 को क्या कहा जाता है? फर्मी। क्या कहा जाता है? 1 एंगस्ट्राम। सॉरी, यहां पे 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर को क्या कहा जाएगा? मतलब 1 के पीछे कितना जीरो? 15 जीरो। उसको क्या कहा जाएगा? 1 फर्मी। क्या कहा जाएगा? याद रखना। कोई दिक्कत बेटा? तो ये एक श्रृंग और एक गर्त को भी लैम्डा कह सकते हैं, या दो श्रृंगों के बीच की दूरी को भी लैम्डा कहा जाएगा। और देखो, एक साइकिल पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल, समय को। लेकिन अगर एक ये पूरा करता है तो दूरी को क्या कहते हैं? कंपन करने वाली एक वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसको क्या कहा जाता है? आवृत्ति। तो 1 सेकंड में मान लो बहुत ज्यादा आवृत्ति, जैसे तुम्हें हम पढ़ाए थे भूकंप आता है तो ऐसे ऐसे करके पढ़ाए थे, तो बड़ा तेज आएगा तो क्या होगा? उसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति 1 सेकंड में बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हलचल हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, पूरा हिला देगा, पूरा गिरा देगा। समझ आया? समझ आ गया ना? तो याद रखना, तरंगदैर्घ्य समझ में आ गया? श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी है। 1 सेकंड में जितना साइकिल पूरा करेगी क्या कहला जाएगी? आवृत्ति। आयाम बता ही दिया। ठीक है? समझ आया ना? 1 साइकिल पूरा करना और आवर्तकाल। ठीक है ना? अब आते हैं तरंग की चाल। तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच क्या संबंध है? नोट कर लो, पिछली बार के एनएमएस में आया है। V बराबर एन लैम्डा। एन क्या है? आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति। एन क्या? लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? तरंग की तरंग का तरंगदैर्घ्य। और V क्या है? तरंग का तरंग चाल। नोट कर लो फटाक से बेटा, ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा एक बात और नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है, लिख लो। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। याद रखना, ध्वनि की चाल बदल जाएगी। माध्यम का मतलब क्या है समझो इधर। एक माध्यम मान लो क्या है? हवा है। और एक माध्यम पानी है। अगर कोई भी ध्वनि अगर हवा से पानी की तरफ बढ़ी तो क्या हो जाएगा? हवा से पानी की तरफ आने में क्या बदलाव होगा समझो। तरंग की चाल तो वही रहेगी। चाल क्या हो जाएगी? सॉरी, तरंग की चाल बदल जाएगी और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, लैम्डा भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। क्या? नहीं होगा। समझ आया ना? कोई दिक्कत? समझ आ गया? प्रश्न पूछा था कि अगर किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई तरंग की चाल गुजरती है तो निम्न में से उसका क्या नहीं बदलता है? आयाम, आवृत्ति, चाल, तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति बदलती है। क्या होती है? सॉरी, आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या बदल जाएगा? चाल बदल जाएगा और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा। ठीक है ना? आयाम भी बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पीएनपी अगर इस क्वेश्चन को लगा डाल देता है तो बहुत अच्छी बात होगी। कोई दिक्कत बेटा? चलिए नोट कर लीजिए। कुछ और बातें हम बता देते हैं, हालांकि हम पहले ही बताए हैं। प्रतिध्वनि क्या होता है? तो ध्वनि जब दूसरी तरफ से टकरा के आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। लिख लो,
सतह से ध्वनि का वापस आने में कितना मीटर की दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। लिख लो 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनाई का कितना पर देगा एकदम एग्जैक्ट? 17 मीटर हो तो लगभग लिख लेना 16.6 या 17 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं ध्वनि की तीव्रता। लिख लो ध्वनि की तीव्रता। बेल मात्रक प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता के लिए कौन सा मात्रक प्रयोग किया जाता है बेटा? तीव्रता। ध्वनि की, जैसे भूकंप की तीव्रता थी ना, बेल। बेल मात्रक किसके नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। लिख लो। और इसका छोटा मात्रक क्या है? डेसिबल। इसी से आया है, बल या बेल। छोटा मात्रक क्या है? डेसिबल। पढ़ा है ना, पढ़ेंगे आगे पर्यावरण में। डेसिबल। पत्तियों के सरसराहट की आवाज कितनी होनी चाहिए? कारखाने के पास कितना आवाज होना चाहिए? एक शांत क्षेत्र में कितना डेसिबल का साउंड होना चाहिए? ये सब पढ़ा जाएगा। अब आगे देखिए, अब हम आते हैं ध्वनि तरंग के बाद अब आते हैं मुख्य प्रकाश पर। प्रकाश पे आते हैं तो प्रकाश को सबसे पहले समझते हैं। पहले प्रकाश को वास्तव में एक तरंग केवल माना जाता था। क्या माना जाता था बेटा? केवल उसे तरंग के रूप में जानते थे हम लोग, कण के रूप में नहीं जानते थे। लेकिन बाद में आइंस्टीन साहब ने जब कण के रूप में इसे परिभाषित कर दिया, पैकेट्स के रूप में आते हैं, एनर्जी बंडल के रूप में आते हैं, और प्रकाश के टकराने के कारण क्या होती हैं? सतहें हमारी खत्म होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से जाते हैं और धीरे धीरे जहां पर प्रकाश पड़ता है, धूप पड़ता है, तो देखते होगे क्या होता है? हवा धूप ये सब चीजें करके वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो बाद में चल के क्या हुआ? प्रकाश का ये दूसरा नेचर सामने आया कि प्रकाश तरंग ही नहीं, कण का भी काम करता है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, बस ये जान लेना कि प्रकाश का डुबल नेचर है। क्या है? प्रकाश का द्वैत नेचर क्या है? प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। कुछ मायनों में यह तरंग के रूप में काम करता है, इससे कुछ सिद्धांत को वह पुष्टि करता है, और कुछ सिद्धांत के कारण यह पता चलता है कि प्रकाश एक तरह का क्या है? कण भी है। तो प्रकाश के डुअल नेचर है प्रकाश, और प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। संचारित होने वाली क्या है? ऊर्जा है। क्या है? अगर आप धूप में खड़ा हो जाइए, प्रकाश मिलने लगे, तो देखिए धीरे धीरे आपके शरीर से क्या होने लगती है? गर्मी निकलने लगती है। तो क्या है इसका मतलब होता है? प्रकाश में एक प्रकार की ऊर्जा है। इस प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश में बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के तरंगे हैं। इस प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम तक है। ठीक है ना? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक है? ठीक है ना? अब आते हैं प्रकाश के तरंगीय गुण कुछ हैं। जो तरंगीय गुण का मतलब ध्रुव प्रकृति, विवर्तन प्रकृति, बहुत सारी प्रकृति का जो क्या करे प्रूफ करता हो। इससे क्या पता चलता है? प्रकाश का क्या है? प्रकाश एक तरंग है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कुछ है। किसी सतह पे अगर प्रकाश पड़ रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। प्रकाश पड़ रहा है, गर्मी होती है, जानते हो, प्रकाश पड़ता है, कभी शॉर्ट देखना, कभी किसी का शॉर्ट जाते हुए छूते हो, धूप लगता है, शॉर्ट छूते हो तो तुरंत झटका मारता है ना, तो करंट लग रहा है। नहीं, वास्तव में करंट क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके शर्ट से क्या हो रहा है? प्रकाश पड़ने के कारण उसके शर्ट के सतह से, या किसी कुर्सी रखी हुई है धूप में, जनरली कुर्सी देखना प्लास्टिक, जो सतह बहुत जल्दी गर्म होती है, उसको छुओगे तो अचानक से तुम्हें करंट लगेगा। क्यों? प्रकाश के कौन से प्रकृति गुण के कारण? प्रकाश विद्युत प्रकाश पड़ने के कारण क्या होता है? उस सतह से इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज होकर निकलने लगते हैं। और क्या हो जाता है? उस पर धन आवेश आ जाता है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जैसे ही तुम शरीर रखते हो तुरंत तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। और जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है तो तुम क्या करो? नहीं, मेरे इलेक्ट्रॉन को मत लो, और तुम तुरंत वहां पे क्या कर ले हो? हाथ हटा देते हो। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया ना? तो ये चीज आप ना जानिए, बस ये जान लीजिए प्रकाश क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ जाए, कॉम्पिटेटिव आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है। समझ में आ गया? ध्रुव प्रकृति तरंग के लिए है, तो प्रकाश के यह तरंग के रूप में संचारित होता है, यह ऊर्जा है, और इसकी तरंगदैर्घ्य इतने के बीच होती है। अब तरंगीय गुण को समझ लेते हैं। तरंगीय गुण कौन कौन से सिद्धांत जो है प्रकाश के, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसके तरंगीय गुण को परिभाषित करते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन अभी बताएंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, और प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? प्रकाश के ठीक है ना? प्रकाश के गुण हैं। ठीक है ना बेटा? अब आइए हम समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो थोड़ा इस डायग्राम से समझ लेते हैं, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। हम यहां पे बनाए हैं, एक सतह है जहां से प्रकाश आ रही है और प्रकाश जा रही है, परावर्तन। यहां पर प्रकाश चारों तरफ से आती है, प्रकाश टकराती है और चारों तरफ फैल जाती है, वो क्या है? ध्रुवण। ठीक है ना? और देखो यहां पर क्या है? अपवर्तन। क्या है? प्रकाश एक माध्यम में आई है, जैसे ही दूसरे माध्यम में देखो जा रही है तो प्रकाश अपनी दिशा से मुड़ जा रही है। क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। और एक जगह देख रहे हो कि प्रकाश का ध्रुवण क्या करते हैं?
प्रकाश का सॉरी ध्रुवण हो गया ना, फैल गया। और विवर्तन, क्या विवर्तन मतलब एक, कभी देखना एक पतला सा एक ग्लास रखना और एकदम उसके पॉइंट एक नोक से भी, अपने बाल से भी पतला एक पॉइंट बनाना, और वहां पर एक लाइट जब जलाओगे तो वहां से प्रकाश टकराकर वो अपने छाया वाले क्षेत्र में पहुंच जाती है। कभी देखना लाइट जब जाती है तो देखना वो थोड़े से पतले से लाइट जाएगी तो सीधे जाएगी, लेकिन उससे पूरा प्रकाश फैल जाता है, होता है ना। तो एक पतले में से छिद्र से भी अगर कोई प्रकाश जाती है, उसको बंद करिए, पतले से छिद्र से भी प्रकाश जाती है तो क्या हो जाती है, अपने छाया वाले क्षेत्र में क्या हो जाती है, फैल जाती है। लाइट को बेटा, लाइट को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो ये प्रकाश का कौन सा गुण है, प्रकाश का विवर्तन का गुण है। किसका गुण है बेटा? अब देखो, अब आते हैं हम कुछ और बातों पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है, यही इसमें से ही प्रश्न बन जाएगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पूछा गया था कि प्रकाश किसी सतह पे ऐसे टकरा रही है 45 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 45 अंश पर टकरा रही है, बताइए परावर्तित हो रही है, तो बताइए उसका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एंगल क्या होगा, तो सेम होगा। क्या होगा बेटा? जितने पर आएगी उतने पर ही क्या हो जाएगी, सेम, सेम एंगल, क्या सेम एंगल, ठीक है ना। और देखो, और ऐसे कर देगा तो याद रखना, इसे बोला जाता है आपतित किरण, मतलब आपतित मतलब आपतित हो रही है, आ रही है, आपतित मतलब आ रही है, और परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, पूरी तरीके से लौट गई, परावर्तित। और जिस बिंदु से ये जाती है वहां से खींची गई एकदम लंबवत रेखा को अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अभिलंब कहा जाता है। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा, याद रखना। अगर 30 दे देगा तो ये भी 30 होगा, कोई दिक्कत? हाँ, याद रखना। लेकिन अब दूसरा सिद्धांत, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन के सिद्धांत के द्वारा ही तुम कभी देखना, झील में चले जाओ, झील में कभी उतरना नहीं, एकदम स्वच्छ पानी होता है, लगता है कि अरे पत्थर एकदम नीचे है, घुस जाओगे पूरा डूब जाओगे। कभी बाल्टी में सिक्का रख देना, देखोगे कि पानी एकदम शांत हो जाए। सिक्का रख देना, स्टील की बाल्टी में सिक्का रख देना, पानी एकदम साफ रखना। सिक्का रखोगे तो लगेगा कि सिक्का तो बहुत पास में है, लेकिन जब जाओगे हाथ डालोगे तो लगेगा मिल ही नहीं रहा है, पूरा हाथ डूब जाएगा, शॉर्ट डूब जाएगा। ये किस प्रकाश के किस गुण के कारण? प्रकाश के किसके? अपवर्तन गुण के कारण। हमें दिख यहां रही है लेकिन वो है यहां पर, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है बेटा? सीधी रेखा में चलती है। तो इस प्रकाश के कारण तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपतित किरण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। अब याद रखना, अगर ये माध्यम मान लो कि क्या है, वायु है, क्या है बेटा? वायु है, और ये जल है, तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक। आपके में नहीं है लेकिन ये बस जान लो, अपवर्तनांक क्या इसको बोलते हैं बेटा? अपवर्तनांक एक नियतांक होता है, यह सबके लिए अलग अलग निकाला गया है। अपवर्तनांक हमेशा जान लो, जल का जो भी मतलब क्या होगा, डेंस होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक है? तो जल हवा है और जल है, कौन गाढ़ा दिख रहा है? जल न गाढ़ा दिख रहा है, तो जल का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से अधिक है। समझ में आ गया? कोई कह दे कि कांच, तो कांच का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से कम होगा, लेकिन वायु के अपवर्तनांक से अधिक होगा। ठीक है ना? बस एक सिंपल सी बात है, जान लो। गाढ़ा कौन दिख रहा है भाई? कौन प्रकाश को रोक सकता है ज्यादा? हवा रोक सकती है क्या? नहीं, लेकिन कांच थोड़ा बहुत रोके। अब कांच और जल में कर लो, कौन रोकेगा? कांच तो पारदर्शी है ना, पार कर जाएगा, लेकिन जल क्या है, गाढ़ा है, थोड़ा रोकेगा। तो इससे समझ में आ गया। तो जब मान लो कि कोई वायु से प्रकाश जल में घुसेगी ना, तो सीधे नहीं जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जैसे तुम देखते हो बाल्टी में ऊपर हवा है, नीचे क्या है, अब मुंह पानी में डाल के तो अब देखो, तब तो दिखाई देगा, लेकिन तुम हवा में हो और सिक्का कहां है, पानी में, इसीलिए वो तुम्हें बहुत ऊपर दिखाई देता है। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, हम देख रहे हैं बाहर से, तो हम तो सीधा देख रहे हैं ना बेटा। तो क्या होता है, तो यही पूछा जाएगा, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अधिक अपवर्तनांक के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो निम्न में से क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के दूर चली जाती है, या सीधी चली जाती है, अभिलंब के ओर मुड़ जाती है। क्या कहोगी? अभिलंब के उतने पास आ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? अगर मान लो कि जल ऊपर रहता, हवा नीचे रहता, तब क्या होता? अभिलंब के ओर मुड़ेगी कि दूर चली जाएगी? दूर चली जाएगी। क्या चली जाएगी? दूर चली जाएगी, क्योंकि नीचे का अपवर्तनांक कम हो गया, नीचे का अपवर्तनांक कम हो गया, ऊपर का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर वायु है और नीचे क्या है, जल है। तो जल वायु में जो प्रकाश आ रही थी वह सीधे जानी चाहिए थी, कब? जब वायु होता, तो जब वायु होता, लेकिन जल है और जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक है, तो क्या होगा, अब जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक है, इसका मतलब ये जाने नहीं देगा, कहेगा कि आओ पटक बतो के पकड़ ले, तो क्या करो, पकड़ ले, तो इसको पकड़ के दबा देता है। क्या कर देता है? दबा देता है। और कहता है कि ओह अब घी में रहनी हो, क्या सॉरी, कह देगा कि
बी मधुमक्खी, मधुमक्खी शहद जो बनाते हैं, शहद से या सीधे हवा में आ रहा है, तो शहद वाला तो बड़ा 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 मजबूरी से प्रकाश गुजर रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम हो, अभी हमारे सामने हो तो थोड़ा दिक्कत में रहते हो, कपड़ा उपड़ा बंद, लेकिन जैसे ही घर गए, मैं नहीं पाया था, तो पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है ना, कहीं भी भाग जाएंगे, कहीं भी। तो इसी तरह प्रकाश है, जहां इसको थोड़ा डेंस जगह मिलता है तो क्या हो जाता है, आराम से चलता है। और जैसे खुला मिलेगा भाग जाएगा, खुला मिलेगा किधर भाग जाएगा, अविलंब से दूर। तुरंत पापा को पाओगे तो क्या होगा, तुरंत आप बगलिए में दौड़ के खूब तेज जा रहे थे, तुरंत वहीं पापा खड़े मिल गए, तब क्या होगा, धीरे हो जाओगे। मतलब अब आराम से चलो, घनत्व तो ज्यादा है, पीटा उठा जाएंगे। ठीक है, समझ आया ना, समझ आ गया, सिंपल सी बात। तो घनत्व तो अगर ज्यादा होगा, मान लो कि जल की जगह कह दे कि वो घी में जा रहा है, तो क्या करोगे, डेंसिटी बढ़ गई ना। अरे यार हवा था और वहां पे घी है, घी मोटा है ना, तो क्या हो जाएगा, अविलंब। अविलंब क्या है, पटकने वाला। अविलंब क्या है, ये अपने लिए दबा देगा गर्दन से। और जहां पे स्वतंत्रता मिली वो भागब हम, तो भाग जाते हैं, क्या हो जाता है। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, अपवर्तन समझ में आया, परावर्तन का, परावर्तन में आंसर पूछता है, समझ आया क्या, परावर्तन में एंगल पूछता है, कह देगा कि अगर ये 40 है तो ये बताइए कितना होगा, 40। समझ आया। अब आ जाओ, अब आते हैं श्वेत प्रकाश। इसको क्या बोला जाता है बेटा, श्वेत प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है एक तरह से श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है, हम परावर्तन अपवर्तन जान गए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, स्कैटरिंग पढ़ने जा रहे हैं। स्कैटरिंग समझो, जब किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में बढ़ जाती है बेटा, 7 रंगों में बढ़ जाती है। और ये 7 रंगों को भी विग्योर कहा जाता है, एकदम याद रखना। और सिंपल से याद करने का तरीका हम बता देता है, बजनी हरी पी नाला, या बजनी हरी पाला नाला कर लो। ब से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरी से हरा, और पी से पीला, और नीला और लाल, नीला और बजनी, क्या क्या, बजनी हरिपाला नाला बैगनी, ठीक है ना, समझ आ गया। याद रखिएगा, बजनी हरिपाला नाला, ठीक है, याद कर लेना। बैगनी, जामुनी, हरा, पीला और नीला लाल, यही है ना। सॉरी नहीं जी, नारंगी लाल, नीला यहां है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। याद रखना क्या है, लाल एकदम सीधे चला जाता है, इसीलिए देखना, कभी जाना देखना, लेजर में हमेशा लाल लाइट लगाया जाता है। क्यों, एकदम दूर तक मारना है, क्यों दूर तक एकदम जाना है लेजर। कभी भी देखना ट्रेन में लाल क्यों, रोकने के लिए लाल ही बत्ती का इस्तेमाल क्यों किया, पीला क्यों नहीं, हरा क्यों नहीं, क्योंकि लाल दूर तक जाता है, लाल दूर तक जाता है, यही कारण है। क्यों, क्योंकि लाल में कोई भी परावर्तन, फैल स्कैटरिंग न्यूनतम होता है, बहुत होता तो है लेकिन न्यूनतम होता है। स्कैटरिंग सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम, मतलब जितना लाइट देंगे एकदम सीधा जाएगा, फैलेगा नहीं, फैलेगा पसरेगा नहीं, समझ आ गया ना। तो लाल कलर एकदम सीधे जाता है, इसीलिए देखना जब सूरज एकदम दूर होगा तुम्हारे तो तुम्हें लाल दिखाई देगा। क्यों, वह तो श्वेत प्रकाश भेज रहा था, यहां पर होगा तो सफेद दिखता है तुम्हें, लेकिन वो दूर जब चला जाता है तो तुम्हें लाल दिखाई देता है। तो उगता सूरज और डूबता सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन प्रवृत्ति कारण। तो लाल में कोई परावर्तन नहीं है, लेकिन सबसे अधिक परावर्तन, सबसे अधिक कौन फैला, मान लो सीधे जा रहा था ना तो लाल दिखाई देगा, लेकिन सबसे अधिक फैला हुआ कलर क्या दिखाई देगा, बैगनी, जामुनी, नीला, ठीक है ना। हरा देखो सबसे बीच में आ रहा है, 3 इधर है और 3, इसीलिए बीच का कलर हरा है, और हरा आंखों को आराम देता है। याद रखना मेरे बच्चों, सबसे अधिक अगर किसी का प्रकीर्णन है, सबसे अधिक बड़ विक्षेपण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़ विक्षेपण। यहां पे लिख लेना स्कैटरिंग को, यही लिख लेना प्रकीर्णन को, वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण कह देगा, विक्षेपण, बड़ विक्षेपण। सबसे अधिक बड़ विक्षेपण किसका होता है, बैगनी का, बैगनी सबसे नीचे है, सबसे कम लाल का। अब बताना किस प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण जानते ही हो, पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो किस प्रकाश में, कौन सा प्रकाश सीधे एकदम पौधे को मिलेगा, लाले में मिलेगा। तो लाल में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा और नीला में सबसे कम होगा। याद रखना, इसी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, इसी बड़ विक्षेपण के कारण सबसे अधिक कौन सा रंग फैल रहा है, नीला। कौन था, मतलब भाई बैगनी, जामुनी, नीला सब नीले ना है लगभग। इसी कारण से, इसी फैलाव के कारण हमें आसमान और समुद्र नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, प्रकाश के, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, या बड़ विक्षेपण के कारण, या स्कैटरिंग के कारण। समझ में आया। इंद्रधनुष देखते हो ना, तो क्या होता है इंद्रधनुष में, जल की बूंदें, जब हमारी वर्षा की बूंदें, देखना कभी
अभी बारिश नहीं हुआ है, लेकिन दूर देखोगे तो इंद्रधनुष एकदम पृथ्वी छूता हुआ दिखाई देगा। उसमें 7 रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग बेटा? 7 रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। वर्षा से पहले दिखाई देता है। कैसे दिखाई दिया? प्रकाश दूर से पड़ रहा था, बीच में क्या है? कण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उधर दूर कहीं वर्षा हो रही है हल्की। वो क्या हो रही है? उन धूल कणों पर क्या है? वर्षा की बूंदें पड़ी है। और जब इसी धूल कण पर वर्षा की पानी पड़ जाती है तो क्या हो जाता है? ये गीला हो जाता है। और जब ये गीला हो जाता है, एक तरह से पानी क्या है? परावर्तन करती है। क्या करती है? अंदर ठोस है, ऊपर पानी है, तो क्या होगा? जैसे बर्फ की टोपी लाइट को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। पानी पर जैसे ही ये प्रकाश पड़ता है, ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में बट जाता है। ये इस पे पड़ा, ये इस पे पड़ा, ये इस पे पड़ा, ये इस पे पड़ा, और इस प्रकार से तुम्हें एक इंद्रधनुष बनता हुआ तुम्हें दिखाई देता। समझ में आया? धूल कण पर वर्षा की बूंदों की लेयर बन जाने से जब उस पे, इसीलिए देखना, पानी बरसने से पहले इंद्रधनुष दिखता है और पानी बरसने के बाद भी इंद्रधनुष दिखता है। कभी भी इंद्रधनुष दिखाई देगा तो तुम एक तरफ जरूर देखना, आसमान में कहीं ना कहीं सूरज दिखाई दे रहा होगा या उसका प्रकाश दिखाई दे रहा। समझ आया? तो इस कारण से, इसी बड़ विक्षेपण या प्रकीर्णन के कारण से हमें क्या होता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो प्रकाश का ये समझ में आ गया बेटा? आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रकाश में किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है? रेड में। किसमें होता है? रेड में होता है। ये सब चीजें हो गई। अब प्रकाश के स्पेक्ट्रम जान लीजिए। प्रकाश का स्पेक्ट्रम बस जान लीजिए। प्रवर्तन समझ में आ गया, अपवर्तन समझ में आ गया, विवर्तन समझ में आ गया। लाइट आई और क्या हो गई? यहां से अपनी दिशा मुड़ गई। क्या हो गई? अपनी दिशा मुड़ गई। इसी को कहा जाता है विवर्तन। क्या कहा जाता है बेटा? और प्रकाश का ध्रुवण देखो, प्रकाश तो ऐसे ऐसे हो रही है। अब देखो प्रकाश में क्या है? ऊर्जा है। क्या है बेटा? कभी देखे हो प्रकाश आती है तो तुम छोटे बच्चे थे, लेंस ले लेते हो, लेंस ले लेते हो ना? प्रकाश चारों तरफ से आती है। ये पूरी ऊर्जा को हम लेंस के एक बिंदु पर लाते हैं और नीचे एक पॉलीथीन रखते हैं तो क्या होता है? जल जाता है। क्या हो जाता है? यह किसके? प्रकाश के ध्रुवण प्रवृत्ति के कारण। किसके कारण? तो हमने परावर्तन बता दिया, उसमें एंगल पूछेगा। अपवर्तन बता दिया। अपवर्तन जब पूछेगा तो जानिएगा आपतित किरण और अपवर्तित किरण। किसमें? अपवर्तन में। परावर्तन में क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है? इसमें जब पूछ देगा तो जहां ठोस, जहां पे गाढ़ा होगा उधर मुड़ जाएगा। अगर हल्का पाएगा, जैसे कबड्डी खेलते हो, मजबूत पाओगे तो बड़ा आराम से खेलोगे। आप कमजोर पाओगे उठा के फेंक दोगे। गमन समझिए, अगर प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलती है, इसी गमन के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसी के कारण हमें, इसी गमन की ही सिद्धांत के कारण और अपवर्तन के कारण, गमन और अपवर्तन के दोनों के मैचिंग के कारण ही हमें आसमान में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। समझ आया? प्रकाश तो सीधे चल रही थी, लेकिन यहां माध्यम बदला, प्रकाश बदल गया। लेकिन हम प्रकाश के सीधे प्रवृत्ति को जानेंगे। अब यहां पर भी माध्यम बदला, अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो पता चलता है कि ये दिखाई दिया, फिर ये दिखाई दिया, फिर ये दिखाई दिया, फिर ये दिखाई दिया। तो क्या होता है? हमें प्रकाश तो सीधे ही आ रही है, लेकिन भूख भाई करके आ रही है। तो हमें रात में तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते दिखाई देते हैं। किसके कारण? गमन और अपवर्तन के कारण। गमन और इन दोनों नियम के जोड़ने से ही तारे हमें रात में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। और कुछ और जान लीजिए। आपसे पूछ सकता है प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं अपने प्रकाश से चमकती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सूर्य, तारे। ठीक है? और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती? जान लेना, मस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली एनएमएस में आया है। प्रदीप्त वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे सूर्य और तारे। और अप्रदीप्त वस्तुएं जो अपने प्रकाश से, जैसे लकड़ी उकड़ी हो गया, ठीक है ना, वो अपने प्रकाश से नहीं चमकती हैं। पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ऐसे जो प्रकाश को क्या करती हैं? आर पार कर देती हैं, वो क्या होते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। और पारदर्शी मतलब जो प्रकाश को, जैसे तेल लगा हुआ कागज। और अपारदर्शी मतलब जो प्रकाश को अपने आर पार जाने नहीं देती हैं। समझ में आ गया बेटा? ये आपसे पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। कुछ लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध बता दिया, लिख लीजिए। प्रकाश के स्पेक्ट्रम, सबसे पहले आता है गामा, गामा किरण। फिर उसके बाद आता है एक्स रेज। फिर उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या आता है बेटा? उसके बाद अल्ट्रावायलेट। उसके बाद दृश्य प्रकाश, जिसे हम देख पाते हैं, दृश्य। उसके बाद क्या आता है? दृश्य प्रकाश। और उसके बाद आता है अवरक्त प्रकाश। उसके बाद क्या आता है? अवरक्त प्रकाश। यही अवरक्त प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड जाने नहीं देता है, पढ़ाए थे। इसी के कारण वैश्विक तापन हो रहा है, अवरक्त प्रकाश को। और तुम ये देखते हो, ये एक्सरे हुआ है सर जी, हड्डिया टूटल एक्सरे करा के दिया। अरे बाप रे, अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देता। इसी अल्ट्रावायलेट रेज में पढ़ेंगे, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी पढ़ेंगे। ठीक है ना? अदृश्य प्रकाश हमने अभी देखा। ठीक है? अवरक्त प्रकाश। और उसके बाद सूक्ष्म तरंग। क्या बेटा? सूक्ष्म तरंग।
लिख लो। और उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव तरंग। क्या आता है? रेडियो एक्टिव तरंग। उसके बाद आता है सूक्ष्म तरंग के बाद रेडियो एक्टिव तरंग, जो कुछ पदार्थ ही हमारी धरती में उपस्थित कुछ पदार्थ ही जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, ये सभी रेडियो धर्मी पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव तत्व ही रेडियो एक्टिव किरणें प्रकाश क्या करती हैं? छोड़ती हैं। लिख लो। दृश्य प्रकाश को ही मानव नेत्र देख पाता है, ठीक है ना। सूक्ष्म तरंगे, सामान्यतः और रक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो एक्टिव किरणों की ऊर्जा कम होती है, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। यहां से यहां तक ये हमारे शरीर को क्या नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है ना। ऊर्जा कम होती है, जबकि एक्स गामा रे, एक्स रे, यूवी रे अधिक होती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। लिख लो। कैमरा रिमोट होता है ना जो, उसमें कौन सा इंफ्रारेड प्रकाश होता है, देखो। और रक्त, इसको आंखें नहीं देख सकती, इसको आंखें बना लो ऐसे, आंखें इसको क्या कर सकती हैं? ये आंखें देख सकती हैं इसको, लेकिन और रक्त प्रकाश को नहीं देख सकती हैं। लेकिन हमारा मोबाइल कैमरा देख सकता है, हमारा मोबाइल का कैमरा देख सकता है और रक्त प्रकाश को। कैसे? अपने कैमरा के पास क्या करना, रिमोट का जो जहां से वो रेज निकलेगा, लाइट की तरह बना होता है ना, उस पर तुम लोग अपने कैमरा को जलाना, देखना तुम्हारा कैमरा काम नहीं करेगा। काम नहीं कर रहा, वो कर रहा है, वो दिखा रहा है ऐसे, देखो कोई दिक्कत। तो ये खतरनाक होता है। और ये क्या है? ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। लेकिन यही कहा जाता है कि एक्सरे कराना तो जरूरी है ना। कैसे पता चलेगा? वो क्या करेगा? सभी चीजों को अलग कर देगा, केवल हड्डी को पार नहीं कर पाता है। आज जहां थोड़ी सी भी हड्डी कमजोर होगी, टूटी होगी, वहां से रेस पार कर जाएगा और पता चल जाएगा। और अल्ट्रावायलेट रेस खतरनाक ही है, ये स्पेक्ट्रम है। क्या है? प्रकाश के स्पेक्ट्रम है। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू।